नमस्कार। मुझे पूरा यकीन है कि सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर और ख़ास करके हिंदी न्यूज़ चैनल पर भी आपको वो जानकारी या वो बात शायद ही पता चली हो या उसकी चर्चा हुई हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मेरी कोशिश और मेरा ये प्लेटफॉर्म आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ मतलब इन्फॉर्म करना, इंटरटेन करना और एजुकेट करना, यानी आपको सूचना देना थोड़ा दिलचस्प तरीके से और साथ ही साथ उसमें कोई संदेश हो। न्यूज़ का यही काम होता है, एक न्यूज़मैन का भी यही काम होता है। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें आपके सामने जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी वो बताने की कोशिश करूं। देखिए, आमतौर पर मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूं, तो जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है उससे जुड़े मुद्दों के दोनों पहलुओं को, या कोई नए समीकरण या कोई नई घटना या कोई नया एक्ट या नया कानून आता है तो उसको सरल और सहज शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं है। इस देश की सियासत में कई ऐसे शिखर पुरुष हुए हैं और अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है तो आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानना चाहिए। आज ही शाम एक राज्यसभा के पूर्व सांसद, वैसे तो वो इंडिपेंडेंट सांसद हैं, वो मुझे एक प्रेस क्लब में मिले थे। आज ही शाम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे निजी बातचीत में उन्होंने कहा कि राजीव भाई, ये जो राजनीति का क्षेत्र है इसका बड़ा अवमूल्यन हुआ है। नेताओं की जो नेताओं का स्तर था, जो पार्लियामेंट में या संसदीय जीवन में भाषण का स्तर था, जो आपसी संबंध था, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी विचारधारा के नेता, मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा जो आपसी संबंध था, जो सामंजस्य था, वो तो एकदम से खत्म होता जा रहा है और एकदम शत्रुवत व्यवहार। हालांकि जिसकी चर्चा मोहन भागवत भी किए थे कि नेता में विपक्ष के बजाय प्रतिपक्ष कहना जरूरी है और शत्रु का भाव विरोधियों के प्रति नहीं रखा जाना चाहिए, उसी की वो चर्चा कर रहे थे। उन्होंने एक चर्चा ये भी की कि एकदम विरोधी विचारधारा के होने के बावजूद अरुण जेटली कितने इंटेलिजेंट और शार्प आदमी थे, उनकी कितनी इज्जत किया करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने जो है किडनी का ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद वो मुझे मिले, तब मैं पूर्व सांसद हो गया था, वो देश के वित्त मंत्री थे। ऐसे ही बातचीत में मैंने कहा कि यार तुम सरकार चलाना, आप लोग ऐसे ही नहीं, आप विपक्ष में ही ठीक हो। 6 महीने से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, उसका बिल नहीं हुआ, तो हाथ पकड़ कर ले करके गए और उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर से कहा और उसके बाद मेरा जो इलाज का खर्चा था वो मुझे तुरंत मिला। फिर उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में मुझसे जानकारी मांगी और फिर उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं 4 महीने कमरे से बाहर नहीं निकला था। किडनी ट्रांसप्लांट तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन इसका इन्फेक्शन का डर बहुत रहता है और मुझे दुख है कि अरुण जेटली ट्रांसप्लांट कराने के बाद बहुत मतलब वो ऐसी बातें कर रहे थे। फिर उसमें वो संसद में क्या क्या बातें होती थी और सांसद और नेता किस व्यक्तित्व के थे, इसकी वो चर्चा कर रहे थे। मैं 1-2 जगह आज गया और मैंने एक सुबह जब मैं अपने काम पे निकल रहा था तभी उसी वक्त एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की 80 बरस में उनका निधन हो गया। तभी मैंने ये सोचा था कि आज शाम को आज उनके पर एक वीडियो जरूर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँगा, ताकि आपको पता चले कि हमारे जो जिंदगी में, मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुर्ता धोती वाले नेताओं की जमात अब बहुत कम बची है। और वो कुर्ता धोती ड्रेस के तौर पर नहीं, सिद्धांत और मूल्यों और आदर्श के तौर पर भी मैं उसको मानता हूँ। कुर्ता धोती पहनने वाले नेता या उस जनता से जुड़े या पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की, नेताओं की एक अंतिम पीढ़ी इस वक्त हिंदुस्तान में है। जो नए नेता आ रहे हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ पैसे के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उनके सिद्धांत, उनके मूल्य कहीं नहीं है, उनकी विचारधारा में प्रतिबद्धता कहीं नहीं। उसमें जूनियर सीनियर के प्रति, जूनियर के प्रति प्यार, त्याग
और सीनियर के प्रति सम्मान का भाव कहीं नहीं, विद इन पार्टीज भी नहीं, आउटसाइड पार्टीज भी नहीं। तो मैंने ये सोचा थी बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में आपको मैं जरूर आज बताऊंगा, और मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं। और चूंकि आप सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसे नेताओं को कम से कम उनके जन्मदिन और उनके पुण्यतिथि के दिन तो जरूर याद करना चाहिए। उनके व्यक्तित्व से जो भी सीख मिले वो भी लेने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं बिना वक्त गंवाए कुछ एक दो चार किस्से, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, जब वहाँ चुनाव पिछले 20 वर्षों में हुए, मैं जाता रहता हूँ, महीने 2 महीने 3 महीने रहता हूँ, और मैं वहाँ के लोगों से मेरा रास्ता वैसे तो पूरे मुल्क के राज्यों से है, लेकिन पश्चिम बंगाल और कोलकाता में तो कुछ बात खास है। तो बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज की राजनीति से और पीछे की राजनीति को मैं कुछ 5-7 उदाहरण आपको जल्दी जल्दी देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बैंक में गई थी। आप ये याद रखिएगा कि 11 साल तक पश्चिम बंगाल के बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री रहे थे, 40 साल से ज़्यादा वक्त तक वो विधायक रहे थे, और उनकी पत्नी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। रिटायरमेंट के बाद उनकी आय का साधन सिर्फ इतना था, कम्युनिस्ट पार्टी का जो होल टाइम वर्कर होता है उसे जो भी पेंशन सरकारी या वेतन मिलता है वो पार्टी को देता है, और पार्टी उसका खर्चा उसको देती है। अगर उसे इलाज कराना हो, दूसरे खर्चे हो, तो पार्टी ही देती है। तो इसलिए बुद्धदेव भट्टाचार्य की जो मासिक आमदनी थी वो उनकी बतौर मुख्यमंत्री या बतौर 5 बार 8 बार विधायक की नहीं थी, उन्हें जो पार्टी से मिलता था उससे उनका खर्च चलता था। बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी कुछ ही दिनों पहले की बात है, वो बैंक से 10,000 रुपए का विड्रॉल भर के उन्होंने दिया। बैंक वाले ने, क्योंकि जिस आदमी ने वो फोटो वायरल किया था उसने बाद में इंटरव्यू भी दिया कई मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया को, तो बैंक के क्लर्क ने 11 साल मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति की पत्नी से कहा कि अकाउंट में सिर्फ 13,000 रुपए हैं, 5,000 रुपया मिनिमम बैलेंस जरूरी है, इसलिए आप 10,000 रुपये विड्रॉ नहीं कर सकते। और इसके लिए न वो मुख्यमंत्री की पत्नी लाइन में लगी, न कोई फोटो हुआ, और न कहीं कोई बात की गई। वो किसी ने वायरल किया था ये बात बुद्धदेव भट्टाचार्य उनकी पत्नी की तरफ से, न कोई ऐसा प्रयास मीडिया को बताया गया था कि लाइन में लगने वाली हैं और पैसा नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्टों की ये आदत भी नहीं है। कम्युनिस्टों को विचारधारा के तौर पर आप चाहे देख लीजिए, जैसे भी देख लीजिए, लेकिन उनकी कुछ बातें, जैसे बुद्धदेव भट्टाचार्य पंडित तो थे ही, लेकिन वो पुजारी भी थे, वो टीचर भी थे, बाद में कम्युनिस्ट आंदोलन में आए। आपको जान के अचरज हो सकता है, आशुतोष मुखर्जी एक प्रखर विद्वान थे, वो कम्युनिस्ट माइंडेड थे। उन्हीं के बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जनसंघ की नींव रखी। तो जहाँ दिमाग रहता है वहीं विचारधारा रहती है, वहीं टकराहट रहती है, वहीं मतभेद रहता है। बहरहाल मैं ये आपको किस्सा सुना रहा था बुद्धदेव भट्टाचार्य, तो पहला किस्सा ये। दूसरा किस्सा मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस की सरकार थी, 77 के पहले की बात मैं कर रहा हूं, और यह हुआ कि कांग्रेस का कोई एक सम्मेलन जो है वो होना था। कांग्रेस के सम्मेलन के लिए जल्दी जल्दी, चूंकि गेस्ट हाउस टाइप का, जल्दी जल्दी एक सम्मेलन के लिए बनाया गया एक बढ़िया बंगला कि वहाँ पर लोग रुकेंगे, बड़े लोग कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद वहाँ की सरकार चली गई, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई। वो नया नया बंगला बना था, सारी चीज़ें थी, उसका नाम था इंदिरा भवन। तो इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई तो मुख्यमंत्री बन गए ज्योति बासु। अब आप सोचिए, आज की राजनीति के बारे में सोचिए और तब की राजनीति के बारे में सोचिए। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कैसा रिश्ता था, और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में बेदखल किया जनता पार्टी ने, मतलब एंटी कांग्रेस फोर्सेस ने। पश्चिम बंगाल में भी वो हटाए गए। 1977 में ज्योति बसु एज ए चीफ मिनिस्टर उस इंदिरा भवन आवास में, उस बंगले में दाखिल हुए। 2000 तक वो मुख्यमंत्री रहे, 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने इंदिरा भवन बंगले का नाम नहीं बदला।
इंदिरा भवन बंगला उसी नाम से रहा, और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वो बंगला नहीं लिया। ज्योति बाबू उस बंगले में पूरी जिंदगी बने रहे। 2010 में ज्योति बाबू का निधन हुआ, तब भी इंदिरा भवन का नाम नहीं बदला गया, और इस पूरे 33 वर्षों का कार्यकाल कम्युनिस्ट पार्टियों का था। नाम बदलने से सियासत नहीं हुआ करती। इंदिरा भवन का नाम, इंदिरा भवन में ज्योति बसु कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री 23 साल तक रहा। 10 साल मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी रहा। जो व्यक्ति नया मुख्यमंत्री बना वो वहां नहीं गए इंदिरा भवन में रहने के। उनका निधन हुआ 2010 में ज्योति बसु का। तो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोगों का ये विचार था कि इंदिरा भवन को राज्य सरकार, चूंकि वो सरकारी बंगला है, राज्य सरकार हमारी सरकार है, राज्य सरकार से जो बाजार की कीमत है वो दे दिया जाए और बंगला ले लिया जाए, और ज्योति बसु के बंगले को एक म्यूजियम बना दिया जाए, ताकि देश में कम्युनिस्ट आंदोलन और कम्युनिस्ट नेता के तौर पर सबसे बड़ा जन नायक जो है उनका म्यूजियम रहेगा। आने वाली पीढ़ियां कम्युनिस्टों के बारे में जानेंगी। लेकिन आपको पता है ये कम्युनिस्ट तो भिड़ जाते हैं, तर्क वितर्क न करे तो कम्युनिस्ट कैसा। तो उन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट उसी पार्टी के एक धड़े ने कहा कि ऐसा करने से हमारी सरकार है, हम ही पार्टी के लिए खरीदेंगे। कल जरूर इस पर विपक्षी पार्टियां आने वाले दिनों में या अभी ये कहने लगेंगे कि ये मार्केट रेट से कम में खरीदा गया, ये ज्योति बसु के लिए सारे नियम कानून तोड़े गए। तो ये हुआ, ज्योति बाबू पर हम कोई विवाद नहीं चाहते, और लिहाजा उसको राज्य सरकार को वापस दे दिया गया। जिस बंगले में 33 वर्ष तक ज्योति बाबू रहे थे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, आज इंदिरा भवन में आप जाके देखेंगे हालत खस्ता है, और उसमें सिक्योरिटी गार्ड टाइप के लोग रहते हैं। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य 750 स्क्वायर फीट का 2 BHK उनका मकान था। उनकी एक बेटी, पति पत्नी और एक बेटी। तो 2 BHK सेकंड फ्लोर पर बुद्धदेव भट्टाचार्य, मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है जाते हुए, और वो सीढ़ियां चढ़ के जाते थे। 630 स्क्वायर फीट का उनका जो कारपेट एरिया है, पूरी जिंदगी बुद्धदेव बाबू वहीं रहे। चूंकि वो चेन स्मोकर थे, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, एक सिगरेट खत्म दूसरी सिगरेट शुरू, इसीलिए उनका लंग यानी फेफड़ा खराब हो गया था। एक बार का किस्सा है कि कुछ पत्रकार वहाँ खड़े थे, बुद्धदेव बाबू बाइट देने के लिए, यानी किसी मुद्दे पर जब अब माइक पे बोलने के लिए नेता आते हैं, वो आए, फिर उनको बाइट देने से पहले हड़बड़ी हुई तो उन्होंने कुर्ते में हाथ डाल करके देखा, वो सिगरेट पीना चाह रहे थे, नहीं था। तो वहीं खड़े पत्रकार से उन्होंने कहा कि है क्या तेरे पास। वो जानते थे कि वो स्मोक करती हैं, तो उन्होंने कहा, और उन्होंने ले करके जल्दी जल्दी सिगरेट पिया। उसके बाद ये सब किस्से तो आप सबसे जान सकते हैं। पश्चिम बंगाल में शामिल हो जाते हैं। तो बहुत चेन स्मोकर थे बुद्धदेव बाबू, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी वही 630 स्क्वायर फीट के मकान में रहे। और आर्थिक विपन्नता, यानी कि ऐसा नहीं था कि जो पेंशन उनको मिलती थी वो उनको मिलती थी, उन्होंने सारा पेंशन पार्टी को दिया, पार्टी ने जो उनको दिया वो भी दिया। अब पार्टी से ये लोग किस तरीके से हालांकि बुद्धदेव भट्टाचार्य पे ये आरोप लगते हैं कि इन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे इलाकों में जो बड़ी कंपनियों को बैठाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया, वो कम्युनिस्ट विचारधारा आइडियोलॉजी से अलग थी। लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य ने समय के साथ ये रियलाइज़ किया कि जो एक समय में इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट बंगाल था, अब उसमें दोबारा उद्योगों को लाने की ज़रूरत है। हालांकि उनका ये फैसला बहुत नागवार गुजरा और इसकी वजह से कम्युनिस्टों का अंत हो गया, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य की जो बात है, जो उनकी सादगी है, उसके बारे में तो हमको आपको चर्चा करनी चाहिए और जानना भी चाहिए कि देश में एक ऐसा भी मुख्यमंत्री 11 वर्षों तक रहा है जिसने 630 स्क्वायर फीट में पूरा जीवन निकाल दिया, जिसने मुख्यमंत्री आवास अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो सीनियर थे उनका इतना सम्मान रखा और उनके लिए इतना आदर रखा कि कभी उस घर में जाके उनके जूते में अपना पैर नहीं डाला। वो उनके निधन के बाद भी उन्होंने वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में कुछ किस्से मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बार की बात है कि 2002 के आसपास वो नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे। अमेरिकी काउंसिल पर वहाँ पश्चिम कोलकाता में हमला हो गया। अमेरिकी जो
ऑफिस है, वहाँ 5 लोग मारे गए थे, सिक्योरिटी गार्ड भी मारे गए थे, पुलिस के लोग भी मारे गए थे। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर हैं और जो मदरसे हैं, इसमें एक्सट्रीमिस्ट यानी कट्टरवादी ताकतें इसको फंडिंग कर रही हैं और यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट शुरू हो रहा है और इन पर निगाह रखने की ज़रूरत है। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे, बीजेपी की सरकार केंद्र में थी, कम्युनिस्ट सरकार कोलकाता में थी, एकदम विपरीत और विरोधी विचारधारा के लोग थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य वहाँ से आए, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ उन्होंने लंबी बैठक की और अपने बयान को उन्होंने दोहराया कि मदरसे से एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का उत्पन्न हो रही है और ये देश के लिए बहुत खतरा है। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बंगाल की पुलिस को ये निर्देश दिया था कि जो स्टूडेंट्स मदरसे में पढ़ रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके माँ बाप क्या है, उनकी फंडिंग क्या है, इस बारे में जानकारी लें। लेकिन जब वो लौट करके गए तो कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में वाम मोर्चा की जो बैठक हुई कम्युनिस्ट पार्टीज़ की जो साथ, उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य पर बहुत दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि आपको ये कहना पड़ेगा कि आपके बयान को मिसकोट किया गया है और आप चूँकि नए 1.5 साल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पार्टी ले, तो फिर ये हुआ कि ये तो इतना बोल चुके हैं। फिर पार्टी का जो मुखपत्र है उसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य का एक इंटरव्यू कराया गया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया ने मिसकोट किया है, लेकिन वो अपनी बात पर, पार्टी के कहने पर, वाम मोर्चा के कहने पर तो वह आगे रहे, लेकिन पुलिस को जो उन्होंने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर कुछ दिन तक चला, फिर उसके बाद उन्होंने उसको बंद कर दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य की ममता बनर्जी से भी नहीं बनी, ममता बनर्जी की भी उनसे नहीं बनी। वैसे तो ममता बनर्जी की कम्युनिस्ट नेताओं से नहीं बनती थी, लेकिन ऐसे मौके पर जब वो इस दुनिया से चले गए, मैं दोनों अपने हाथों को जोड़कर उनको सादर नमन, श्रद्धांजलि देता हूँ कि देश में ऐसे ऐसे सादगी पसंद लोग, देश में ऐसे ऐसे सिद्धांतवादी लोग, देश में ऐसे ऐसे विचारधारा वाले लोग जो कि उनका खाना भी मैं आपको बता दूं, कई बार मैं वो छोटी वाली मछली, दाल और सब्जी और चावल, बस यही उनका सादगी भरा खाना था। कभी कोई तड़क भड़क नहीं, कभी राजनीतिक विरोधियों से तेज आवाज़ में बात नहीं। पार्टी के उनके जितने भी नेता हैं उनसे किसी से भी आप बात करेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि बुद्धो बाबू ने कभी तेज़ आवाज़ में बात की थी, कोई प्रतिशोध की राजनीति नहीं की, कोई नाम बदलने का मसला नहीं किया, कोई दिखावे की बात नहीं की, चंदे के नाम पर किसी उद्योगपति से मुलाकात नहीं की। 11 बरस तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपना जो कपड़ा है उस पर कोई दाग नहीं लगने दिया और बिना किसी दाग के राजनीति की काली कोठरी से वो निकल गया। आरोप लगना दूसरी बात है, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य इस देश के उन नेताओं में हमेशा शामिल रहेंगे हमारी यादों में, जिन्होंने अपने सिद्धांत और विचारधारा से राजनीति के एक नए मुकाम को हासिल किया। आज मंत्री बनने के लिए पार्टी इससे चुने जा रहे हैं, जाके उसकी गोद में बैठ रहे हैं। कोई भतीजे से बगावत कर रहा है, कोई चाचा से बगावत कर रहा है, कोई पिता के खिलाफ हो रहा है, कोई पार्टी में बगावत कर रहा है, कोई पीढ़ियों के जो राजनीतिक संबंध है उसको तोड़ करके चला रहा है सिर्फ सत्ता की खातिर। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे लोग भी थे जो अपना जीवन जिस राजनीतिक विचारधारा से शुरू किए, उसी राजनीतिक विचारधारा में कम्युनिस्ट पार्टी के कफन में दफा हो गए। बहरहाल आज बस इतना ही। नमस्कार।